Hello everyone. Here's CSLS Solanki welcomes you to the part B of income from other sources, that is provision relating to gifts. Very important part of income from other sources. Okay. Now बेटा गिफ्ट जो है, गिफ्ट आपको कहाँ कहाँ से आ सकती है, पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं. पूरे इनकम टैक्स के अंदर गिफ्ट कैसे डिवाइडेड है. गिफ्ट इज received from employer, so it will be taxable under income from salary. If gift is received from customer or clients, then it will be taxable under income from business or profession, that is profit and gains from business or profession. If gift is received from any other person, then it will be taxable under income from other sources. मतलब अपना ये वाला चैप्टर, that is head number 5. Okay. Now, gift is received from others. Others मतलब किसी से भी आया होगा. ठीक है. अब गिफ्ट किससे आ रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कब आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखो दो लिस्ट दी हुई है, एक रिसीव्ड लिखा हुआ है, दूसरा मैंने अदरवाइज लिखा है. इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स एंड गिफ्ट इज रिसीव्ड on the occasion of marriage, gift is received from relative, gift is received under will or inheritance. मैरिज पे गिफ्ट आया, रिलेटिव से गिफ्ट आया, या तो विल या तो इनहेरिटेंस से आपको गिफ्ट आया. मतलब विल और इनहेरिटेंस से गिफ्ट नहीं होता है, जनरली ट्रांसफ़र होता है. बराबर है. आपके डैड की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने विल में आपका नाम लिख दिया, वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो गई. वैसे इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ आया, या तो आपको किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिया, या तो हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने दिया, या तो एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने दिया, या तो लोकल अथॉरिटी ने अगर आपको गिफ्ट दिया, देन सच गिफ्ट, प्लीज बेटा मेक अ नोट ऑफ इट, सच गिफ्ट इज फुल्ली एग्जाम्ड. सच गिफ्ट इज fully exempt. Again I repeat, if gift is received from relative or under a will or inheritance on the occasion of marriage, in contemplation of death, gift is received from charitable trust, hospital or medical institution, any university or educational institution, or if it is received from local authority, then it is fully exempt. Now next part, if gift is received otherwise, then 56 to 10 section will be applicable. 56 to 10 अदरवाइज में समझो बेटा, यहाँ पे तीन चीज़ें देखो कॉलम दी हुई है. नेचर ऑफ असेट्स रिसीव्ड मतलब क्या आया, रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन मतलब यू हैव नॉट पेड एनी काइंड ऑफ मनी फॉर इट, रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. ठीक है. डिस्कशन करते हैं एक एक करके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by the term inadequate consideration? Inadequate consideration means what? Let's suppose कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आप खरीदने जाओ, उसका प्राइस 100 है, बट आपका फ्रेंड उस चीज़ को बेच रहा है तो वो आपको 80 में बेचेगा. अब अगर कोई दूसरा बंदा खरीदना है तो कितने में, 100 में, बट आप खरीदोगे तो कितने में, 80 में. So this is called as inadequate consideration. Here you are benefited with how much बेटा, 20 rupees. ठीक है. So this is called as inadequate consideration. अब nature of assets received, तो nature of asset received के अंदर first part is money. If money is received, अब यहाँ पे जब मैं बात करूँगा ना कोई भी, तो एक तो सबसे पहले ये गिफ्ट आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में आना चाहिए. दूसरा प्रीवियस ईयर 1920 में आना चाहिए. दूसरा, ये जो भी गिफ्ट है, अगर वो गिफ्ट मनी मतलब कैश वगैरह, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी आया ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी या तो मूवेबल प्रॉपर्टी आया ना, देन वी हैव टू चेक
एग्रीगेट ऑफ इट। एग्रीगेट मतलब साल भर का टोटल देखने का बेटा, ठीक है। नाउ लुक हियर, इफ मनी इज रिसीव्ड एंड एग्रीगेट ऑफ मनी इज लेस और इक्वल टू 50,000, लेस और इक्वल टू 50,000। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको जनवरी 2020 में 20,000 रुपया मिला, फेब्रुवरी में 10,000 मिला और मार्च में 10,000 मिला, तो 20 और 10 30 और 10 40। तो प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर आपको कितना पैसा मिला? 40,000 रुपीज मिला। दिस इज लेस देन 50,000, hence it will be fully exempt. But if it is more than 50,000, then it is fully taxable. Example के तौर पे let's suppose मुझे A, B, C, D 4 जगह से पैसे आ रहे हैं। इन्होंने मुझे 20,000 दिया, इन्होंने मुझे 50,000 दिए, इन्होंने मुझे 7,000 दिए और इन्होंने मुझे 3,000 रुपया दिया। अलग अलग मंथ में आया हुआ है पैसा है। टेक अ टोटल ऑफ दिस, 50 + 20 70 and 70 + 10 80. 80,000 is more than 50,000, so it will be fully taxable for me. Okay, fully taxable. Next part क्या आया अभी? Movable property. Now movable property is received for without consideration, मतलब आपने कोई भी पैसा दिया नहीं है। If movable property is received for without consideration, then what we'll check? Aggregate of the fair market value of the movable property is less or equal to 50,000, then it is fully exempt. Aggregate of fair market value of movable property is more than 50,000, then it is fully taxable. 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा आया तो वो पूरा का पूरा 50,000 1 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। Now next part is inadequate consideration. If any movable property is received for inadequate consideration, मतलब आपको सस्ते भाव में मिला, then if aggregate of the fair market value minus C क्या है सर? consideration, actual consideration जो आप पे करोगे ना वो, aggregate of fair market value minus consideration of the movable property is less or equal to 50,000, then it is fully exempt. Aggregate of fair market value minus consideration of movable property is more than 50,000, then it is fully taxable. Next, immovable property. अब बेटा 3 चीज़ें समझानी बाकी है यहाँ पे। एक ऊपर रिलेटिव आया, रिलेटिव का डेफिनेशन, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन एंड तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, ठीक है, वो बाद में देखते, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में भाई उसका फेयर मार्केट वैल्यू जैसा कुछ होता नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वी विल सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। If the stamp duty value of the immovable property is less or equal to 50,000, then it is fully exempt. Stamp duty value of immovable property is more than 50,000, then it is fully taxable. अब यहाँ पे डिफरेंस समझना बेटा, ऊपर दोनों जगह पे ना एग्रीगेट आया था, कैश में भी देखो एग्रीगेट आया था, बट यहाँ पे सिर्फ SDV लिखा है, इसके बाजू में एग्रीगेट नहीं लिखा है। बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी खुश हो गया 5-6 प्रॉपर्टी एक साथ नहीं देगा, सिंगल ही होती है, ठीक है। सो इट विल बी calculated on per property. Okay, so SDV of immovable property is more than 50,000, then it is fully taxable. If it is received for inadequate consideration, then what we'll see? If immovable property का SDV minus the consideration which you have paid is less or equal to 50,000, then it is fully exempt. But if immovable property का stamp duty value minus consideration is more than 50,000, then it will be fully taxable. बाजू में मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, प्लस means provided that your stamp duty value is more than 105% of the consideration. Your stamp duty value is more than 105% of the consideration. If this condition is satisfied, then only it will be taxable, otherwise it won't be taxable. Okay, now
ऊपर देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्टकट में लिखी थी वो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। सी मतलब एक्चुअल कंसिडरेशन, FMV मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, SDV मीन्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, E मीन्स फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड T मीन्स फुल्ली टैक्सेबल। नाउ लुक हियर, यहाँ पे 2 स्टार मार्क दिख रहे, क्या है सर ये? देखो यहाँ पे अगर वो टैक्सेबल बना तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बेटा 2 चीज़ आती है, एक तो डेट ऑफ एग्रीमेंट और दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोनों दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर वो दोनों दिन अलग अलग है तो सर कौन सी डेट लेंगे आप? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे? दिस इज द मेन क्वेश्चन फॉर अस। सो ये मेन क्वेश्चन का आंसर देखो, इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ agreement is different from the date of registration, आंसर इज यस और नो। पहले नो को खत्म करते हैं। अगर वो दोनों डेट अलग अलग नहीं है देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी कंसिडर्ड। बट इफ द डेट्स आर डिफरेंट, अगर डेट डिफरेंट है देन क्या तुमको होल और पार्ट मतलब पूरा या तो थोड़ा कुछ पैसा कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय एनी मोड अदर देन कैश। एनी मोड अदर देन कैश मतलब चेक, ECS, NEFT, ओके, ऑनलाइन पेमेंट, गूगल पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जितने भी अभी मोड चल रहे पेमेंट के वो सारे मोड, बट अदर देन कैश अगर तुम्हें आया बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड इफ योर आंसर इज यस then you will consider stamp duty value on the date of agreement. But if your answer is no, then you will consider stamp duty value on the date of registration. Stamp duty value on the date of what beta? Registration. Okay, so this was the part. Now ये रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर ये अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया। इफ एनी रेसिडेंट gives aggregate of sum of money more than rupees 50,000 on or after 5th of July 2019 to any non-resident or foreign company, then it will be taxable in the hands of the non-resident income deemed to be received in India. 56(2)(10) applicable हो जाएगा उसको, ठीक है। Now definition of relative. What is the definition of relative, sir? Relative of individual, जो इंडिविजुअल बंदा है उसका रिलेटिव कौन होएगा? उसकी स्पाउस, उसको तो रिलेटिव बोलना ही पड़ेगा वरना मर जाएगा वो इंडिविजुअल। दूसरा पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स, स्पाउस के पेरेंट्स। ब्रदर सिस्टर, खुद के ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज स्पाउस। एनी लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल और स्पाउस, बड़े छोटे दोनों आ जाएंगे। ये जो कैटेगरी दिख रही है कौन सी कैटेगरी सर? ये वाली जो कैटेगरी आपको दिख रही है इन सारों के स्पाउस भी आएंगे। स्पाउस ऑफ दीज पर्सन्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। रिलेटिव ऑफ HUF में कौन आएगा? एनी मेंबर ऑफ द HUF विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटिव। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कौन कौन आएगा बेटा? शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियंस। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब नॉट टैक्सेबल इवन इफ द वैल्यू इज मोर देन 50,000 बिकॉज इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, बिल्डिंग और बोथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 56(2)(11) एक प्रोविजन है, कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में कंसिडर नहीं होगा। अगर वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल है तो वो परक्यूजिट के तौर पे वहाँ पे चला जाएगा, बट अगर वो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। क्या ये सेक्शन है? देखो पहले, एनी कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट is treated as income under section 56(2)(11). The above provision is applicable only when the compensation received from a person other than employee, received from a person other than employer,
ठीक है, अदर देन एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर से आएगा तो वो सीधा इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा. इफ इट इज रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर देन इट इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3. एम्प्लॉयर के अलावा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तुम हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुआ, ठीक है, तुमको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पसंद आया, तुमने उसके पास से कॉम्पेंसेशन मांगा, उसने तुमको कॉम्पेंसेशन दिया, इट विल बी टैक्सेबल अंडर 56 to 11. ओके, in next video we will see 56 to 7b.